हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग गर्ल्स। ये हमारा 4th यूनिट है टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें हमारे यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट। इस यूनिट का जो हमारा सिलेबस है उसमें है लीडरशिप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्टेक्स्ट फीलिंग्स, इंटेंशन, बिहेवियर, providing and receiving feedback, difference between tact and intelligence, emotional intelligence, trust through communication, thinking skills, meanings and types। एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे एंड इसमें पूरा सिलेबस जो है वो कौन सा इस वे में कवर किया गया है। वन शॉट है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में इस यूनिट से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन। Leadership communications refers to the exchange of information, ideas, and messages between leaders and their team or stakeholder in a clear, effective, and influence manner। Leadership communication की definition की अगर बात करें तो वो डिफ़ाइन करता है आपके मैसेज एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और आइडियाज़ को जो एक लीडर अपने टीम के साथ एक्सचेंज करता है इन अ क्लियर, इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल मैनर, जिससे जो लोग आपके जो टीममेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो आपके आइडियाज़ से। इट इज़ एसेंशियल फॉर बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लीडरशिप कम्युनिकेशन इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, अलाइनिंग गोल्स, विजन्स एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की तरफ हेल्प भी करता है। लीडर्स नीड एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल्स। लीडर्स की कुछ स्किल्स होती है जो बहुत ज़्यादा एज अ लीडर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है लिसनिंग स्किल्स, ताकि वो आपके टीम मेंबर्स के प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनके नीड्स को समझ सके एंड उसके टीम मेंबर्स के पर्सपेक्टिव को समझ सके, जिससे एक ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है। Clear and concise articulation of thought and ideas is necessary, using a simple language to avoid confusion and ensure shared understanding। एक लीडर की ये एक काबिलियत होती है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को क्लियर रखे, कोइंसाइज रखे और अपने आइडिया को अच्छे से टीम मेंबर्स को एक्सप्रेस कर सके, ताकि आपके टीम मेंबर्स जो है उस आइडिया से इन्फ्लुएंस हो और उसको एक्सेप्ट करे उस आइडिया को। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप। लीडरशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही खुद में इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने क्रूशियल फॉर इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज। कम्युनिकेशन खुद में ही इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, एम्पावरिंग पीपल टू वर्क टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर गेनिंग ट्रस्ट, अलाइनिंग एफर्ट्स एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस। कम्युनिकेशन खुद में ही इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट गेन करने के लिए एंड एफर्ट्स को अलाइन करने के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए। अगर कम्युनिकेशन की कमी होगी एक लीडर के अंदर तो वो मिस इंटरप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकता है। मतलब हो सकता है कि लीडर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर वे में अपने टीम मेंबर्स को एक्सप्रेस ना कर सके, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी डिफरेंसेस आएंगे और प्रोग्रेस में भी एक बैरियर आएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प लीडर। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो एक लीडर को हेल्प करता है अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट और इंगेज करवाने के लिए, इंश्योरिंग एवरीवन इज़ कमिटेड एंड फोकस्ड। इट इंश्योर्स कि उसके टीम मेंबर्स जो है वो हर टीम मेंबर जो है वो कमिटेड हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एंड फोकस हो। इट फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी एंड इन्हेंसिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर्स। एक लीडर के लिए कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एसेंशियल होता है? एबिलिटी टू अडैप्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैन कॉजेज इश्यूज लाइक अनक्लियर प्रायोरिटीज़ एंड स्ट्रेस। अगर कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होंगे तो वो आपके पॉइंट्स को भी क्लियर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रायोरिटीज़ अनक्लियर रहेंगे एंड स्ट्रेस का इशू बढ़ेगा। लीडर शुड अंडरस्टैंड देयर स्टाइल। एक लीडर को अपना खुद का स्टाइल समझना चाहिए और एम्प्लॉयज़ के स्टाइल्स के साथ साथ अडेप्ट करना चाहिए, ताकि दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एक इन्फ्लुएंस्ड मैनर में रहे और गोल अचीव करने के अलाइनमेंट में रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है, एक्टिव लिसनिंग उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा लीडर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने टीम मेंबर्स की बातों को सुने, समझे एंड उसके बाद ही कंक्लूजन निकाले। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ओपन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लीडर
भले ही अपने टीम मेंबर से एक लेवल ऊपर रहता है, बट उसको अपने पूरे टीम को साथ लेकर चलना होता है, तभी सक्सेस तक पहुंच सकेगा। तो साथ में लेने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके टीम मेंबर्स और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लियरिटी। कम्युनिकेट specific goals and expectations clearly to avoid confusions. Clear message helps employees understand priorities and stay engaged in their task. अगर मैसेज में क्लियरिटी होगी, अगर एम्प्लॉयज़ आपकी बातों को समझ सकेंगे कि मुझे इस गोल को कंप्लीट करने के लिए ये वाला टास्क करना है, तो एम्प्लॉय अपने टास्क में इंगेज रहेगा। नेक्स्ट है एबिलिटी टू आस्क अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चन। गिव एंड टेक वाली बात है। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो अपने टीम मेंबर्स को, तो आपको टीम मेंबर्स की ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमारे आइडियाज़ को भी हमारा लीडर सुने एंड उसके बाद फाइनल इवैल्यूएशन निकालें। और वही है टेल मी मोर और एक्सप्लेन व्हाट यू मीन। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ बताया, उसके बाद तुम इस चीज़ से क्या पर्सपेक्टिव अपना निकालते हो, वो चीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग एम्प्लॉयज़ फीलिंग्स मेक देम फील वैल्यूड एंड हियर्ड। कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट स्लेव कहा जाता है, लेकिन इंसान एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, एम्प्लॉय का टीम मेंबर हो या टीम लीडर हो या मैनेजर हो, कोई भी हो, वो इंसान ही होता है। उनकी खुद की फीलिंग्स होती है, उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती है। अगर उनको ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ उनकी प्रायोरिटी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट सुनी जाए, जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए एंड एक्नॉलेज किया जाए, वहाँ एक एम्प्लॉय खुद में ही उस इन्वायरमेंट को वो सपोर्ट करता है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना चाहता है। ऐसा इन्वायरमेंट हर एम्प्लॉय चाहता है जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को सुनी जाए। तो एम्पैथी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का। नेक्स्ट है ओपन बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल क्यूज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। लीडर शुड यूज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपको पता है, आपके गेस्चर्स होते हैं, आपके आई कॉन्टैक्ट होता है एंड आपका इवन द वे यू वॉक भी होता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक। जो ऊपर था एबिलिटी टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसी का थोड़ा डिफरेंट वर्जन है रिसीविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक। ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट सेम ही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। ये होता क्या है? सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स effectively handling social interactions, forming and maintaining relationships, responding adaptively in social setting. सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व करता है आप किस तरीके से इफ़ेक्टिवली सोशल इंटरेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं एंड एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं और किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं सोशल चेंजेस को। It results from a combination of cognitive ability, emotional process, behavioral skills, social awareness, and personal and cultural values. Social competence varies by development stages, specific social situations, and cultural expectations. Social competence हर इंडिविजुअल का वैरी करता है इस पॉइंट से कि आपका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है और किस सोशल सिचुएशन में या किस इन्वायरमेंट में आप रहे हैं एंड क्या कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एज अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल्स फॉर फंक्शनिंग पीसफुली एंड क्रिएटिवली विद इन वंस कम्युनिटी और सोशल इन्वायरमेंट। एक सोशल इन्वायरमेंट में पीसफुली आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उसको डिफाइन करता है सोशल कॉम्पिटेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल कॉम्पिटेंस। किन फैक्टर से सोशल कॉम्पिटेंस जो है वो अफेक्ट होता है? कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशंस, बिहेवियर्स। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉम्पिटेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेसिफिक सोशल एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस एन इंडिविजुअल में एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर इन इनफॉर्मल और फॉर्मल सेटिंग्स। कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट या किस इन्वायरमेंट में आप बात कर रहे हैं। तो आपका सोशल कॉम्पिटेंस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी कॉन्टेक्स्ट को, आप किस सोशल इन्वायरमेंट में है, किस सोशल सिचुएशन पे है। जैसे कि एक इंसान अपने घर में कैसे बात करता है और एक ऑफिस में किस तरीके से बात करता है, वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग्स। इमोशनल रेगुलेशंस एंड अवेयरनेस इम्पैक्ट सोशल competence. How well a person manages their emotions, perceives others' feelings, affect their ability to interact effectively and empathetically.
होता है जब इंसान गुस्से में होता है या उदास होता है तो उसके सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो आपके सोशल कॉम्पिटेंस को डिफ़ाइन करता है। आप किस आपकी इमोशनल डिसबैलेंस हो या क्या हो, आप सिचुएशंस को अपने इमोशंस के साथ मैनेज करके किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़ाइन करता है कि अगला वाला इंसान, सामने वाला इंसान आपके फीलिंग्स को किस तरीके से समझेगा और किस तरीके से आपके साथ इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशंस। जहाँ आपके इंटेंशंस डिफरेंट होंगे वहाँ आपका सोशल कॉम्पिटेंस भी डिफरेंट होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनिंग विद अदर्स इंटेंशंस प्लेज अ की रोल इन सोशल कॉम्पिटेंस। बीइंग एबल टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू द गोल्स मोटिवेट्स बिहाइंड अदर्स एक्शंस, इन्हेंसेस रिलेशनल डायनेमिक्स। मतलब आपका इंटेंशन क्या है एंड अगले वाले का इंटेंशन क्या है, अगर वो दोनों अंडरस्टैंडेबल हो एंड अलाइन कर रहा हो तो वो सोशल कॉम्पिटेंस को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर्स। अप्रोप्रिएट एंड अडेप्टिव बिहेवियर इन सोशल इंटरेक्शंस आर क्रूशियल। Demonstrating respectful, supportive and cooperative actions helps in forming and maintaining positive relationship। आप किस तरीके से कहाँ पे बिहेव कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में, एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में आपका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। फॉर्मल इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो अगर आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे एंड अपना सपोर्टिव नेचर दिखाएंगे तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक अकर्स व्हेन द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज इशूड एज इनपुट टू इन्फ्लुएंस फ्यूचर आउटपुट, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट दैट कैन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फीडबैक के लिए। फीडबैक का मतलब ही यही होता है, मैंने कोई काम किया, मैंने दूसरे इंसान को वो काम दिखाया, दूसरे इंसान ने उस चीज़ को समझा एंड उसको रिप्लाई किया, जो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा कि अगर उसने ये चीज़ बोली है कि ये इस तरीके से ठीक हो सकती है तो मैं उस तरीके से उसको ठीक करूँ। ये एक साइक्लिक लूप में चलता है। मैं कुछ करूँगी, सामने वाला मुझे फीडबैक देगा, फिर उसको मैं इन्हेंस करूँगी, फिर सामने वाला फीडबैक देगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की तरह काम करता है, जो आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फीडबैक किस तरीके से मिल रहा है वो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। इन वर्क प्लेस फीडबैक इज़ क्रूशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन। इस चीज़ के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड टीम परफॉर्मेंस बाय मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट। इट डिफर्स फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है वो आपके पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, डेवलप करता है, एंड जो डिस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है वो ग्रोथ को हिंडर करता है, ग्रोथ के प्रोसेस को ख़राब करता है। और फीडबैक कल्चर फॉस्टर्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। एक फीडबैक कल्चर जो होता है, जो दोनों टू वे होना चाहिए। मतलब एक लीडर भी आपको फीडबैक दे, इवन एक उसके अंदर जो टीम मेंबर्स है वो भी अपने लीडर को फीडबैक दे। अगर ये टू वे फीडबैक प्रोसेस होगा तो वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इफेक्टिव फीडबैक क्या है? रिसीविंग फीडबैक विद ओपननेस एंड ग्रोथ माइंडसेट, क्रिएटिंग अ फीडबैक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, नेविगेटिंग चैलेंजेस फीडबैक सिचुएशंस। यही है। अब फर्स्ट पॉइंट है रिसीविंग फीडबैक विद ओपननेस एंड ग्रोथ माइंडसेट। इम्ब्रेस फीडबैक एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रैदर दैन अ पर्सनल अटैक। फीडबैक को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह समझे। अगर कोई आपके अंदर कोई कमियां खराबी बता रहा है तो आप उस चीज़ को सुने, समझें एंड इमोशनली बैलेंस होकर रिएक्ट करें एंड फिर उसको क्लैरिफाई करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही गलत हूँ, मेरे बारे में कुछ सही कहा गया, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ फीडबैक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फीडबैक। फॉस्टर अ कल्चर फॉर कंटिन्यूअस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट बाय इंकरेजिंग रेगुलर एक्सचेंजेस एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू enhance feedback skills across the organization. Navigating challenges, feedback situations. Address conflicts and sensitive issues with empathy. Seek feedback proactively and manage defensive reaction professionally. Focus on growth-oriented responses in different situations. इसको आप एक बार खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा। कुछ मुश्किल टर्म्स थे नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को आप एड्रेस करो और सेंसिटिव इश्यूज़ को एंड फीडबैक्स को एक पॉजिटिव, एक अच्छे नज़रिए से देखो। यही सब है। अगला टॉपिक है हमारा टैक्ट्स। स्किल्स एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद अदर और विद डिफ़िकल्ट इश्यूज़।
टैक्स डिफाइन करता है आपके स्किल्स और सेंसिटिविटी को, आप किसी सिचुएशन में कैसे किसी सिचुएशन को किस तरीके से डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर ब्रोक द न्यूज़ टू मी विथ टैक्स एंड कंसिडरेशंस। मतलब एक इंस्पेक्टर ने मेरे सामने ये न्यूज़ रखा अपने टैक्स के साथ, मतलब एक अपने स्किल्स के साथ एंड अपनी सेंसिटिविटी के साथ बताया कि उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया। टैक्स हमारे 6 टाइप के होते हैं: जेनरिक, मेटामॉर्फिकल, मेटोनिमिकल, सोलेस्टिक, नॉमिनेशन, गेसिंग। तो इन टाइप्स को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जेनरिक एक्सटेंशन: टैक्स कैन बी एक्सटेंडेड टू नोवल स्टिमुलाई दैट शेयर ऑल रेलिवेंट फीचर्स of original stimulus. For example, calling any red or white car, demonstrating this type. जेनरिक का मतलब क्या है? किसी चीज़ को एक जेनरिक टर्म दे देना। जैसे आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आपके कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, उनको एक जेनरिक टर्म देना था कि ये सारे इंजीनियर्स हैं। वैसे कॉलिंग यानी रेड और वाइट कार, रेड कार को या वाइट कार को जेनरिकली बोल देना कि ये कार है, तो ये आपका जेनरिक एक्सटेंशन होता है। एक है मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन। टैक्स can use metamorphs to apply a response based on some shared feature, such as describing food as exploding with taste, linking the intensity of an exploding with strong flavor. Metamorphical एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज प्रोवाइड करता है एक किसी चीज़ के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे आप एक फूड को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर कोई फूड को डिस्क्राइब करता है इस तरीके से बोल कि इट वाज एक्सप्लोडिंग विद टेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके टेस्ट का बुम बुम हो रहा था। इसका मतलब ये है कि उसके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नेक्स्ट है मेटोनिमिकल एक्सटेंशन। टैक्स कैन इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ टर्म विथ समथिंग रिलेटेड बट नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो हम जनरली करते हैं, डायरेक्टली कोई बात नहीं करते, इनडायरेक्टली जो करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर को हम रेफ़र कर रहे हैं वाइट हाउस से। ये बहुत अजीब सा रेफरेंस था, बट एक तरीके का रेफ्रिजरेटर मतलब रेफ्रिजरेटर फॉर अ किचन। एक किचन के लिए रेफ्रिजरेटर क्या है, वो एक प्रेसिडेंट के लिए वाइट हाउस की तरह है। बहुत अजीब सा था, बट एक रेफरेंस का एग्जांपल था। नेक्स्ट है सोलेस्टिक एक्सटेंशन। दिस अकर्स व्हेन इररेलेवेंट फैक्टर्स कंट्रोल्स द टैक्स। जब भी कोई इररेलेवेंट फैक्टर कंट्रोल कर देता है आपके टैक्स के ऊपर, तो ये तब अकर होता है, लीडिंग टू एरर्स इन मेलाप्रोपिज्म एंड इनकरेक्ट वर्ड यूज सच एज इनकरेक्ट टर्म्स और फ्रेजेस। जब आप कुछ गलत टर्म्स या टैक्स को किसी इररेलेवेंट फैक्टर से रिलेट करना चाहते हो, तो तब यहाँ पे वो सोलेस्टिक एक्सटेंशन होता है। इन जनरल जो बोलना चाहिए हम वो नहीं बोल पाते, उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे उसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव टैग। समटाइम्स द टैग कैन रिजल्ट इन अ प्रॉपर नेम और टाइटल सच एज अ हॉन्टेड हाउस, द हॉन्टेड हाउस। एम्फसाइज कर देना उस टर्म को, अ हॉन्टेड हाउस को द हॉन्टेड हाउस कहकर, वेयर द नेम अराइजेज फ्रॉम अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर। उसके बाद है गेसिंग एंड टैग्स। अ गेस may appear to be a response without clear controlling stimuli but might be a tag influenced by a subtle or hidden variable. For instance, guessing the outcome of a coin toss might not involve direct stimuli. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? ये एक एबिलिटी है, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इफेक्टिवली। हम अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो आपका इंटेलिजेंस होता है। इन्वॉल्विंग बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव ट्रेड्स, इट एनकम्पासेस क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड एबिलिटी टू चेंज इन्वायरमेंट्स। ये किस से मिलकर बना है? क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग में जो होती है, आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और क्या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी है, या फिर इन्वायरमेंट में चेंजेस लाने की क्या एबिलिटी है, इन सबसे मिलकर आपका इंटेलिजेंस बना है। अनलाइक मेयर नॉलेज, इंटेलिजेंस एक नॉर्मल नॉलेज की तरह नहीं, इंटेलिजेंस जो है वो इन्वॉल्व करता है क्या? कैपेसिटी टू लर्न, मेक डिसीजंस एंड थ्राइव इन सिचुएशन। अब हमारे इंटेलिजेंस जो है वो 8 टाइप्स के हैं, जिसमें एक स्पेटियल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक और इंट्रापर्सनल आता है। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सबको। फर्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट नंबर्स
एक इंसान की एबिलिटी जो नंबर्स को मैनिपुलेट कर सके एंड उसको समझ सके। सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और लॉजिकली रीजंस दे। दिस इंटेलिजेंस इज ऑफन सीन इन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये इंटेलिजेंस आपको प्रोफिशिएंटली रीड राइट करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। दिस इंटेलिजेंस इज एविडेंट इन पोएट, राइटर एंड ओरेटर्स। नेक्स्ट है स्पेटियल लर्निंग, द कैपेसिटी टू थिंक इन 3 डायमेंशन एंड विजुअलाइज स्पेटियल रिलेशनशिप। इंसान की कैपेसिटी, इंटेलिजेंस कैपेसिटी जो 3 डायमेंशन को अच्छे से विजुअलाइज कर सके। इसका एग्जांपल आता है आपका आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट एंड पायलट्स में। ये कॉग्निटिव और क्रिएटिव माइंड वालों का होता है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, द स्किल टू अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड अप्रिशिएट म्यूजिकल पैटर्न्स। ऐसी इंटेलिजेंस जो म्यूजिकल पैटर्न्स को समझे और बनाए और उसको अप्रिशिएट करें, वो होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिशियंस, कंपोजर्स सिग्निफिकली इस टाइप के इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी काइनेस्थेटिक, द एबिलिटी टू यूज़ वंस बॉडी स्किलफुली एंड हैंडल ऑब्जेक्ट विथ प्रिसीशन। ये आपके बॉडी के इंटेलिजेंस पे काम करता है कि आप अपने बॉडी को इंटेलिजेंटली किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं बॉडी के स्किल्स को। ये जहाँ तक ये नेचुरली फाउंड होता है एथलेटिक्स, डांसर्स और सर्जन्स में। सर्जन्स अपने दिमाग को किस तरीके से यूज़ करके ऑपरेट कर रहे हैं, एथलेटिक्स अपने बॉडी का यूज़ करके किस तरीके से खुद को इन्हेंस कर रहा है, और एक डांसर अपने बॉडी को किस तरीके से यूज़ करके मूव कर रहा है, वो आपका आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंड्स वंस ओन्स इमोशंस एंड मोटिवेशन। एक इंसान की ऐसी इंटेलिजेंस जो उसके खुद के सेल्फ अवेयरनेस को समझा सके एंड इंसान खुद के इमोशंस एंड बिहेवियर्स को समझ सके, वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद को समझने वाला जो इंटेलिजेंस होता है। दिस इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर थॉटफुल एंड फीलिंग्स, एडिंग पर्सनल ग्रोथ। इस टाइप के इंटेलिजेंस जो है वो इंडिविजुअल को रिफ्लेक्ट करता है और खुद के पर्सनल ग्रोथ को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, द स्किल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। इंट्रापर्सनल जो है वो इंडिविजुअल की खुद के अंदर का होता है एंड इंटरपर्सनल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करने पर होता है, मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स को आप इफेक्टिवली समझ सकें एंड उनके साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकें, इंक्लूडिंग रीडिंग सोशल क्यूज़, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। दिस इंटेलिजेंस इज़ क्रूशियल फॉर टीचर, काउंसलर और लीडर्स। इनके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो टीचर स्टूडेंट से या काउंसलर अपने एडवाइज़र्स से या फिर एक लीडर जो है वो अपने टीम मेंबर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके एंड उनके प्रॉब्लम्स को सही से समझ सकें। नेक्स्ट है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना, अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल पैटर्न्स। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आपके नेचुरल पैटर्न्स को समझने में काम आता है और ये ज़्यादातर कॉमन है एक बायोलॉजिस्ट, कन्वर्सेशनिस्ट और आउटडोर इंथुसियास्ट। एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड टैक्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और एक्ट इन अ सेंसिटिव एंड इफेक्टिव मैनर स्पेशली इन डेलिकेट सिचुएशंस। टैक्स आपको डिफाइन करता है आपकी एबिलिटी को जो एक सेंसिटिव या फिर डेलिकेट सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हो, और इंटेलिजेंस डिफाइन करता है द कैपेसिटी फॉर लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है फोकस, टैक्स का फोकस मेनली होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में एंड सोशल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। वहीं जो इंटेलिजेंस है वो कॉग्निटिव एबिलिटी है एंड नॉलेज प्रोसेसिंग है। एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई होता है, प्राइमरीली यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, और इंटेलिजेंस applied in problem solving, analysis and understanding complex concepts. टैक्स के गोल्स क्या है, टू नेविगेट सेंसिटिव सिचुएशन स्मूथली एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। इंटेलिजेंस के गोल्स टू अंडरस्टैंड, एनालाइज प्रॉब्लम एफिशिएंटली। नेक्स्ट है स्किल्स, टैक्स के लिए सोशल स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, वहीं इंटेलिजेंस के लिए कॉग्निटिव स्किल्स और इंटेलेक्चुअल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट, इन्हेंसेस सोशल हार्मनी एंड प्रिवेंट्स, वहीं इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए। डेवलपमेंट,
टैक्स डेवलप होता है एक्सपीरियंस, एम्पैथी एंड प्रैक्टिसेस से, एंड इंटेलिजेंस डेवलप होता है एजुकेशन, लर्निंग एंड मेंटल एक्सरसाइज से। एग्जाम्पल, टैक्स के एग्जाम्पल में आता है डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इन नेगोशिएशन, एंड इंटेलिजेंस में एग्जाम्पल आता है सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू की जो ट्रस्ट गेन होता है या जो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ट्रस्ट इज़ बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ट्रस्ट कब बिल्ड होता है? जब एक आपका कम्युनिकेशन जो वो ऑनेस्ट हो और ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट हो। ट्रस्टवर्दी लीडर्स क्रिएट्स अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग रिस्क। एक ट्रस्टवर्दी लीडर जो है वो अपने मेंबर से क्वेश्चंस पूछता है और रिस्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट है क्लियर रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन शोज एम्पैथी, फॉस्टर ओपन डायलॉग एंड बिल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। इफेक्टिव रिलेशनशिप किस चीज़ पे रिलाई करता है? एक रिलेशनशिप बिल्डअप पे और ऑडियंस को समझने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजिंग इमोशंस हेल्प्स अडेप्ट टू अदर्स इमोशनल नीड्स एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट। इमोशन को अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे तो वो आपको हेल्प करता है दूसरों के इमोशनल नीड्स को समझने के लिए और एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आप अपने इमोशंस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो वो सोशल कॉम्पिटेंस को डिफाइन करता है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन के उसमें पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, वोकल टोन वर्क टुगेदर टू कन्वे मैसेज इफेक्टिवली। ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ काम करती है इफेक्टिवली मैसेज शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव ट्रस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू गेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। डिटरमाइन द प्राइमरीली इंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन इंटेंशन क्या है आपको वो डिटरमाइन रखना होगा। कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की नॉलेज के बेस पे ही आप कम्युनिकेशन करें। ऐसा ना हो कि ऑडियंस को कुछ पता है एंड आप किसी और ही पर्सपेक्टिव से या किसी और ही तरीके से बात कर रहे हो तो फिर वो गलत है। नेक्स्ट है टेलर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप हिस्ट्री विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरीके से है उस बेसिस पे ही आप कम्युनिकेट करें और उस बेसिस पे ही अपने बातों को उस तरीके से एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपका टोन और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हाई टोन ये डिटरमाइन करता है कि आप जो है वो गुस्से में बोल रहे हैं, जैसे पीके ने समझाया था, अच्छा अच्छा हमको सिखा रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैनेज पर्सनल फीलिंग इन इमोशनली चार्ज कम्युनिकेशन। फिर वही बात है, आपको अपने इमोशंस को संभाल के रखना होगा, कंट्रोल में रखना होगा कम्युनिकेशन के लिए। अडेप्ट कम्युनिकेशन टू द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स क्या होता है, उसके मीनिंग्स एंड उसके टाइप्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थिंकिंग एबिलिटी रेफर्स टू योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। थिंकिंग स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप किसी चीज़ को सोचें, समझें एंड देन एक्शंस लें। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड क्या उससे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो आपके होते हैं थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स आर कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वी यूज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आता है। मेक डिफरेंट डिसीजंस, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग प्लान्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशंस। थिंकिंग स्किल्स जो है वो हमारे 7 टाइप्स के हैं। क्रिटिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स इन अ डिसिप्लिन्ड लॉजिकल मैनर। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व करता है कि आप किसी प्रॉब्लम को डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल मैनर में समझें एंड इवैल्यूएट करें, उसके बाद उसका कोई कंक्लूजन निकालें। इट रिक्वायर्स क्वेश्चनिंग अजम्पशंस। क्वेश्चनिंग अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। आइडेंटिफाई द बाइसेस एंड असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम्स एंड एविडेंस। क्रिटिकल थिंकर्स एम्स टू मेक रीजन्ड जजमेंट दैट आर वेल सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स। ये फैक्ट्स की बेसिस पे जजमेंट निकालते हैं और लॉजिकली सोचते हैं, इसलिए इनके जो क्रिटिकल थिंकर्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मोर जजेबल होते हैं और मोर रीजनड होते हैं। नेक्स्ट टाइप का आता है आपका क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया बाय लुकिंग एट प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। क्रिएटिव थिंकिंग में एक अलग ही डायमेंशन से सोचना
क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये एक अलग डायमेंशन से सोचना, जिससे आप नया आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सके और कुछ नई क्रिएटिव थिंक जो है वो जनरेट कर सके। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। एक होता है इंसान बॉक्स के अंदर सोचता है। बॉक्स के अंदर सोचना मतलब ये नहीं कि किसी डिब्बे के अंदर सोचना। बॉक्स के अंदर सोचना मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो लिमिटेड है, बट आउट ऑफ द बॉक्स उस लिमिट को क्रॉस करके सोचना ही आपका होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, जो क्रिएटिव थिंकर्स करते हैं। यूजिंग इमेजिनेशंस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी इमेजिनेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी थिंकिंग उतनी ज़्यादा क्रिएटिव होगी। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल सोल्यूशंस। पिंक में एक सीन था, द स्काई इज़ पिंक में एक सीन था जिसमें हमारी जो हीरोइन होती है वो बचपन में पेंटिंग करते वक्त अपने स्काई को पिंक बना देती है। तो उसमें टीचर्स जो है वो उसे डांटती है कि आपने ये क्या कर दिया, स्काई जो होता है ब्लू कलर का होता है। तो उस टाइम पे उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि कलर्स स्काई के कोई कलर्स नहीं होते, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सोच के उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो आपका है क्रिएटिव थिंकिंग, जो बॉक्स के बाहर से सोचना है। सबको पता है कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का होता है, बट उसने थोड़ा अलग सोचा एंड उसको पिंक कलर का किया। सो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डाइवर्स फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर और मोर मैनेजेबल पार्ट्स। एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसमें हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के स्मॉलर और सिंपलर प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद पैटर्न्स उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं एंड इंटरसेप्ट डेटा, और फाइनली कंक्लूजन अचीव करते हैं जो उन स्मॉल टुकड़ों से मिलके बना था। एनालिटिकल थिंकर्स यूज सिमेट्रिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट टाइड टू कंक्रीट फिजिकल एक्सपीरियंस। फिजिकली एक्सपीरियंस से ही कंक्रीट नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्टली होता है। इट इन्वॉल्व्स आइडियाज़, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज दैट आर नॉट इमीडिएटली विजिबल। जो इस टाइम पे आपको विजिबल तो नहीं है, बट वो मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, बट फिर भी आपके सोच में है, जो फिज़िकल एक्सपीरियंस से ही बन के नहीं बना है। नेक्स्ट है कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग फोकसेस ऑन द फिज़िकल वर्ल्ड। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का थोड़ा उल्टा है वो आपका कंक्रीट थिंकिंग है, जो फिज़िकल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से डिफ़ाइन किया जाता है एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे जो आप थिंकिंग करते हैं वो कंक्रीट थिंकिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग दैट आर टैंजिबल, स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, जिसको लेटरल थिंकिंग भी कहते हैं। डाइवर्जेंट और लेटरल थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल और डाइवर्स सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए डाइवर्स सॉल्यूशन निकालना। इट एम्फेसाइजेस क्रिएटिविटी पे एम्फेसाइज करता है, ओपन माइंडनेस पे, इनकरेज एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट वर्बल थिंकिंग। कन्वर्जेंट और वर्बल थिंकिंग involves focusing on finding the best solution to a problem. Convergent thinking इन्वॉल्व करता है कि आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो एंड उसका सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन निकालो। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन में हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन थे, लेकिन कन्वर्जेंट में जो होता है वो सिंगल और बेस्ट सॉल्यूशन होता है। ये लॉजिकल होता है, लीनियर होता है, सिस्टमेटिक होता है और एम्फेसाइज करता है एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी पर। सो इसके साथ ही हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।